हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुएंसी हब। दोस्तों, आज 13 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज एनालिसिस देखेंगे हम। आई विल कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूज़, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, हम उन्हें हाईलाइट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, फ्रंट पेज की सबसे पहले हम खबर देखते हैं। इन्फ्लेशन अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगैन। यहाँ बताया गया कि जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है वो 4% के अंदर में है, लेकिन जो सब्जियों की जो मूल्य है वो बार बार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर कोई लगाम नहीं है। यहाँ पर न्यूज़ तो केवल इतनी है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ये इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, मान लीजिए एक बास्केट है, उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं रखी गई है उन सभी के प्राइस में हाइक हो जाना, मतलब बढ़ जाना। कुल मिलाकर शॉर्ट में कहे तो हम वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी ही इन्फ्लेशन को दर्शाता है। इन्फ्लेशन दो प्रकार से होता है, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन, मतलब खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति। और हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी महंगाई और मुद्रास्फीति की दरें होती है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये जारी करता है। आपको ध्यान रखना, इन्फ्लेशन से संबंधित सभी डाटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। और ये अभी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई, मॉस्पी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अभी एनएसओ उसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो मैंने बताया कि आपको जो ये सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ोतरी सबके बारे में आता है डाटा, तो आपको ध्यान रखना है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, जो मैंने दो प्रकार के बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस न्यूज़ से केवल इतना ही हमारे काम का है, बाकी तो इरेलीवेंट है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे सीताराम येचुरी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि 72 वर्ष के थे। आपको ध्यान रखना है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये लेफ्ट विंग से थे और इनका भी हाल ही में एम्स में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये न्यूमोनिया के लक्षण के कारण इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट दल से ये संबंधित है, सीताराम येचुरी। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हम। सीधा एडिटोरियल पेज पर चलते हैं हम। दोस्तों, जो देश में बुलडोजर, जो आप जानते ही होंगे, तेजी से बुलडोजर कार्यवाही बहुत फेमस हो चुकी है, उसको लेकर ही आज का आर्टिकल आया है। इसमें जो घटनाएं घट रही है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है कि जो वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ऑथर यहाँ पर किन मुद्दों को उठा रहे हैं। ऑथर ने यहाँ पर, अगर स्पष्ट शब्दों में कहे तो ऑथर ने यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस को नकारा है। उन्होंने इसको बताया है कि ये राइट टू हाउसिंग और भी बहुत सारे जो ह्यूमन डिग्निटी है इसके विरुद्ध जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के विरुद्ध जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं उनके पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मीनिंगलेस साबित होता है, राइट टू हाउसिंग ये गलत है। उन्होंने, मतलब ऑथर ने इसमें इस एक्ट को गलत करार दिया। जो भी आप जानते होंगे, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, एमसीडी होती है, वो इलीगल निर्माण के आधार पर ये दावा करके, क्लेम करके कि इलीगल बनी है, इसके आधार पर वो उस घर को या फिर ऑफिशियल भवन हो उसको भी ध्वस्त कर देती है। पर इसका दुरुपयोग इस वे में हो रहा है कि कई बार जो कम्युनल राइट होते हैं, जो दंगे होते हैं, उसमें भी इसका बहुत सारे राज्यों में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑथर यही बता रहे हैं कि ये कहाँ से शुरू होकर कैसे कैसे पूरे देश में इसका जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि काफ़ी कंसर्निंग इशू है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जिनका हम भी घर तोड़ते हैं वो एक प्रकार से इनइक्वलिटी, सोशल कन्फ्लिक्ट को ही जन्म देता है।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पिरिट है, जो ड्यू प्रोसेस इंश्राइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, ये सबका ही वायलेट करता है। तो यहाँ पर ऑथर ये पूरी तरह बुलडोजर एक्ट को नकारती है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि उपाय क्या बताया, उन्होंने जो बताया कि अगर ज़रूरत भी पड़ी तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट फेज में बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्री डिमोलिशन, मतलब डिमोलिश से भी पहले उनको ये देखना चाहिए और एक ऐसी अथॉरिटी का गठन करना चाहिए जो कि इस पर विचार करे और इस मुद्दे को गहनता से देखे कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो कैसे करना है और क्या कोई ऑप्शन नहीं है। जब नो अदर ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो अदर ऑप्शन अदर देन डिमोलिशन, मतलब डिमोलिशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको एक सेपरेट अथॉरिटी देखें। इससे जुड़ी हुई इन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि अथॉरिटी का गठन हो, वो पहले डिसाइड करें कि क्या डिमोलिश होना ज़रूरी है। फिर सेकंड फेज में जो इन्होंने बताया है कि अगर जो वहाँ पर फिजिकल फोर्स वगैरह होती है उनका उपयोग कम होना चाहिए और साथ में जो भारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है उसका भी प्रयोग अवॉइड करना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब इन्होंने नेग्लेक्ट, मतलब मना करने का उल्लेख किया है यहाँ पर। फिर इन्होंने बताया कि जो सरप्राइज डिमोलिशन होता है कि बिना बताए ही अचानक से बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है, इस पर भी लगाम लगना चाहिए और कम से कम नोटिस या कुछ ऐसा एक्शन हो तो पहले से अथॉरिटी के द्वारा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। थर्ड फेज में इन्होंने बताया कि जो रिहैबिलिटेशन से संबंधित, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसका भी घर या भवन डिमोलिश किया जाता है वो एक प्रकार से डिस्प्लेस हो जाता है और उसका सामाजिक बहुत ही हीन रूप से भी देखा जाता है, तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए उन्होंने बताया कि रिहैबिलिटेशन के लिए पर्याप्त प्रॉपर या टेम्परेरी या परमानेंट रिहैबिलिटेशन उनको बताया जाना चाहिए। उनको इस बारे में सारी चीज़ें जानकारी देनी चाहिए कि अगर ऐसा डिमोलिश होता है तो आपके पास कौन कौन से अदर ऑप्शंस है, तो इस पर बात की है। फिर साथ में लास्ट में उन्होंने ये बताया है कि ये जो पर्सनल लायबिलिटी होनी चाहिए अधिकारियों पर जो भी इस कार्रवाई को करते हैं और जो भी चेक एंड बैलेंस है उसको सही तरीके से पालन करके ही बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इन्होंने जो देश में बढ़ती हुई इलीगल निर्माण को बुलडोजर कार्रवाइयों से हटाते हुए अथॉरिटी के माध्यम से और कई और रास्ते निकालने पर बात की है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे कि आपको पता है दोस्तों कि जो अभी 3 दिनों से हाल ही में न्यूज़ चल रहा है कि सरकार ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी उसके अंतर्गत इस 70 ईयर्स वाला जो बीमा प्लान था जो सीनियर सिटीजन के लिए, उसको एक्सपेंड करके सभी तक लागू कर दिया था बिना किसी आय के भेदभाव के। तो उसी पर ये आर्टिकल है। इसमें इन्होंने आज जो भी इस स्कीम के अंतर्गत जो भी कमियां हैं, जो भी कौन से, वो सबको यहाँ पे उल्लेखित किया। उन्होंने बताया है कि ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये आप ओ पे भी लिखते हैं इसे। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जितना भी हम अर्न करते हैं उसमें से हमारे पॉकेट से जो खर्च होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च जो है किस सेक्टर पे होता है। तो अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ये हेल्थ केयर पे इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे पॉकेट में जो पैसा आता है उस पैसे का ज़्यादा खर्च जो है वह हेल्थ सेक्टर पे चला जाता है। तो ये होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कीम में जो कमियां बताई गई है दोस्तों वो ये है कि उन्होंने बताया कि इसमें जो बीमा कवर किया गया है वो टर्सरी सेक्टर पे किया गया है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को पूरी तरह निगलेक्ट किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ही अगर कमज़ोर रहेंगे तो टर्सरी केयर जो है सेक्टर है उस पर अधिक बर्डन आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, द एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक मेडिसिन इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग एज क्रोनिक डिजीज। जो पुरानी डिजीज होती है उन सभी को और दवाइयों तक को भी इससे बाहर रखा गया, एब्सेंस ऑफ कवरेज, इस कवरेज में शामिल नहीं है।
और बहुत सीमित मात्रा में ही सेकेंडरी को इंक्लूड कर रहा है ये हेल्थ केयर, लेकिन प्राइमरी तो पूरी तरह नेग्लेक्ट है। और दोस्तों यहाँ बताया कि जब से ये 2018 में, मैंने आपको कल बताया था कि 2018 में लॉन्च हुआ था, तब से ये काफ़ी छोटे शहरों और जो कस्बा है वहाँ पर तो बिल्कुल ही कम इसकी उपलब्धि है, मतलब कम पहुँच है, पेनिट्रेट इसका कम है बहुत ही। तो इस पर भी ऑथर बता रहे हैं कि यह बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रह पाया है और प्राइवेट जो निजी हॉस्पिटल हैं उनको ही ज़्यादा लाभ पहुंचा रहा है इस सेक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर इन्होंने यही उल्लेख किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इन द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन लार्जली नेग्लेक्टेड। प्राइमरी से लार्जली नेग्लेक्टेड है और एडिक्वेट है, मतलब इनके पास पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे ऑथर ने एक केस स्टडी एग्जाम्पल दिया है थाईलैंड का। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में क्या था कि वहाँ पर जो भी शहरों की जो भी प्राइमरी फैसिलिटीज़ के जो खर्च थे वो सबको उन्होंने ग्रामीण, मतलब जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर उन्होंने इसको खर्च किया, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर उन्होंने इतना ज़्यादा खर्च किया कि ये आप देख सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम progressively strengthened and even diverted funds earmarked for urban hospital to build rural hospital and health center to attain universal health coverage। मतलब उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए जो शहरी हॉस्पिटल से खर्च थे उसको ट्रांसफ़र करके ग्रामीण हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का कोशिश किया और ये काफ़ी हद तक सफल रहा। तो इस केस को उन्होंने बताया। पर दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया कि जो यूएस है वहाँ पर जो है वो इंश्योरेंस प्रणाली ज़्यादा है, वहाँ पे हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस टाइप होता है बैंकिंग के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि हम भारत जो है हम यूएस की प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया अपीयर्स टू बी गोइंग द यूएस वे, मतलब कि हम बीमा क्षेत्र में जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं यूएस वाले रास्ते पर जा रहे हैं। और क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए अंत में जो बीमा प्रणाली है ये, मतलब इन्होंने पूरी तरह इसे खराब नहीं बताया, इन्होंने कहा कि है लेकिन इसमें पर्याप्त सुधार नहीं किए गए हैं और ये कुल मिलाकर अंततः निजी क्षेत्र को ही ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ईच ईयर अंडर द पीएमजे स्कीम इवेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब यहाँ कुल मिला के जा रहा है निजी हाथों में। तो आप इन देख रहे हैं कि अमेरिका में तो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है, तो यहाँ पर ऑथर प्राइवेटाइजेशन की ओर ही बढ़ते हुए भारत को दिखाना चाहते हैं। फिर वो कहना चाहते हैं कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इतनी कमज़ोर है कि वो ओवरलोड टर्सरी हेल्थ केयर पे पड़ेगी और विच इज़ द प्राइवेट प्लेयर विल वेल पोज टेक एडवांटेज। इससे वो प्राइवेट जो प्लेयर है वो एडवांटेज ले लेंगे, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए इंश्योरेंस प्रणाली पर। तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी चिंताएं व्यक्त करी है कि जो सुधार किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुधारों का स्वागत किया है लेकिन उसमें उन्होंने ये जो कंसर्न्स दिखाए हैं इसको आप पॉइंट के तौर पे बता सकते हैं कि इसकी खामियां क्या हैं अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों एक थर्ड आर्टिकल हम देखते हैं, हेल्थ केयर यूजिंग एआई इज बोल्ड बट मच कॉशन फर्स्ट। यहाँ पर जो ऑथर हैं डॉक्टर सी अरविंदा, वो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में एआई के प्रयोग को लेकर बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में एआई का प्रयोग तो है, काफ़ी है, उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ कंसर्न इशू भी है, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखते हैं जो हमारे काम की इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो भी हम डिलीवरी करते हैं हेल्थ केयर की डिमांड के अनुसार, तो उसमें हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, लेकिन जो एआई है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में लैग करेगा। उन्होंने बताया कि जो एम्पैथी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शसनेस, द अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट अंडरपिन ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, मतलब जो मानव डिसीजन लेता है इस तरीके से, ये कहीं ना कहीं अंतर है ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्रॉम एआई से। मतलब एआई और ह्यूमन मानव का जो बुद्धिमत्ता है उसके बीच में ये अंतर क्रिएट करता है, जिसमें एम्पैथी और इसमें अंडरपिन ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ों को इन्होंने उल्लेख किया है कि एआई इस पर जगह नहीं ले सकता। एआई कैन नॉट रिप्लिकेट द मॉरल एथिकल रीजनिंग द कम्स फ्रॉम कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मतलब कि आप इस तरीके से जो ह्यूमन वाले एक्सपीरियंस है वो एआई नहीं ले सकता है, उसकी जगह नहीं ले सकता यहाँ पर। तो उन्होंने एक चिंता ये व्यक्त करी है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो
हमारा पेशेंट्स के जो डाटा होते हैं, वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा विच बिलोंग राइटफुली टू पेशेंट, जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए जो भारत में ना पर्याप्त स्टोरेज सिस्टम है, ना ही कोई रूल रेगुलेशन है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना सिक्योरिटी है। तो प्राइवेसी का मुद्दा इन्होंने यहाँ पर उठाया है कि ये एआई का जो डाटा होता है उसको तो बहुत डाटा चाहिए होता है, तो ना उसको कलेक्शन के लिए सही तरीके से कोई वो सिस्टम तैयार है अभी तक। तो हमारे लिए क्या है, प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न सामने आ जाता है, क्योंकि एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन को लेकर। तो एक मुद्दा यहाँ पे इन्होंने ये भी उठाया है, आप ध्यान रखेंगे कि डाटा इशू, डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड इशू भी एआई के क्षेत्र में आएगा। फिर एआई इज यूटिलिटी इन हेल्थ केयर, एआई कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क विद इन हेल्थ केयर। कौन कौन से टास्क में इसका प्रयोग करना चाहिए, उन्होंने कहा कि नैरो, अभी छोटे स्तर पर ही काम करना चाहिए, मतलब संकीर्ण स्तर पर काम कर सकते हैं हम। जैसे कि कौन से स्तर पे काम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज प्रिडिक्टिंग हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, उनके निपटारण में, सप्लाई में, या ऑप्टिमाइजिंग ड्रग प्रोक्योरमेंट में, ड्रग की जो दवाइयों की खरीदारी है, उन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हम एआई के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स है, ये सब एक उभरते हुए क्षेत्र हैं जो कि मेडिकल शिक्षा में प्रयोग लाए जा सकते हैं, रिसर्च राइटिंग वगैरह में। तो ध्यान रख सकते हैं, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एलएलएम्स का भी प्रयोग हम हेल्थ सेक्टर में देख पा रहे हैं। साथ में इन्होंने यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स, ए सिग्निफिकेंट इशू विद एआई इन हेल्थ केयर इज द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम where the decision making process of AI algorithm are not transparent, easily understood. This poses risk healthcare। मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी, एक मिनट, जो भी एआई के एल्गोरिदम के द्वारा निर्णय लिया जाता है, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो किस आधार पर निर्णय लेता है ये नहीं पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या होता है एआई की दुनिया में, आपको ध्यान रखना है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है एआई एल्गोरिदम का आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि हमें ये जानने में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो दवाई सजेस्ट करता है कि इस बीमारी के निदान के लिए ये दवाई उपयोगी रहेगी, तो हम पूरी तरह से उस पर रिलायबल हो गए ना, क्योंकि हमें ये उसकी किस आधार पर डिसीजन मेकिंग ले रहा है ये हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो किन आधारों पे। तो यहाँ पर यही ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और एआई टूल्स इन हेल्थ केयर मस्ट बी डेवलप एंड डिप्लॉयड विद द कोर मेडिकल एथिक्स ऑफ डू नो हार्म। इसका मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, अंत में ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें डिप्लॉय करना चाहिए, हमें विकास भी करना चाहिए एआई टूल्स का, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कोर मेडिकल एथिक्स, जिसका एक टर्मिनोलॉजी है डू नो हार्म, डू नो हार्म, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि इस एथिक्स पर हमें काम करते हुए कि कोई भी हार्मफुल चीज़ें ना हो तो आगे बढ़ना चाहिए। तो एडिटोरियल, इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस आर्टिकल में मेनली कन्वर्जेशन है दो ऑथर के बीच में। तो यहाँ पर हमारे उपयोग की चीज़ें बस ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम सार्वभौमिक आधारभूत आय है हिंदी में कहें तो, पर इसका अर्थ जो ये है कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार में शामिल नहीं है, उसको कोई जॉब नहीं है और वो बेरोजगार की स्थिति में है, तो उसको एक सार्वभौमिक आधारभूत इनकम के तहत उसको सरकार कुछ कैश ट्रांसफ़र करेगी, जो कि इनकम के रूप में उसको माना जाएगा कि ये बेसिक इनकम है, उसकी ज़रूरत तो पूरी हो सकती है। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस पर बहुत सालों से डिबेट चल रहा है, पर अभी तक पूरी तरह से भारत में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है। कई देशों में है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में व्यक्ति को बेसिक इनकम भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर चर्चा में जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि भारत में बेशक ही जो कि प्योर कंसेप्ट नहीं हो सकता यूबीआई का भारत में लागू, लेकिन हाँ भारत में सेमी यूबीआई काम कर रहा है।
इन द लास्ट फ्यू ईयर वेरियस वर्जन ऑफ यूबीआई हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इंडिया। जैसे उन्होंने बताया सच एज कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर फार्मर्स, आपको पता है किसान सम्मान निधि, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जिसमें किसानों को डायरेक्टली कैश ट्रांसफर होते हैं, महिलाओं को होते हैं, और फिर बहुत सारे राज्यों में जो है कैश ट्रांसफर अनएम्प्लॉयड यूथ को भी होता है। तो ये भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सेमी यूबीआई, यूबीआई का फुल फॉर्म ही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इन्होंने यहाँ पर ऑथर ये दिखा रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि ये सब ऐसा इसलिए होता है, जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बताते हैं कि जब मांग की कमी हो जाती है, lack of demand in the market, demand contraction, strength growth, there is unemployment and because of it people don't have adequate income। क्योंकि डिमांड की कमी हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं होते और इस कारण से मार्केट में ग्रोथ गिरने लग जाती है। इस स्थिति में सरकार लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए इस साधन का प्रयोग करती है, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूबीआई के रूप में यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमें फिर भी प्राइमरीली तौर पर यह सोचना चाहिए, मतलब इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम डिमांड जनरेट कैसे करें। तो डिमांड जनरेट करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना होगा, और एम्प्लॉयमेंट ही मतलब रोजगार सृजन करना जरूरी है। सेमी यूबीआई चल रहा है, वह जरूरत के टाइम पर चलता भी रहे, लेकिन हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि कैसे रोजगार का सृजन किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इसमें यहाँ पर बताया गया कि डीएनए प्लॉइडी टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है किसी पीसीएस एग्जाम में पूछ दे डीएनए प्लॉइडी टेस्ट इनमें से किसकी जांच या डिटेक्शन के लिए है। तो आप बता सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। यह एक तेज़ी से क्विक और नॉन इन्वेसिव मेथड टू डिटेक्ट। नॉन इन्वेसिव का मतलब शरीर में कहीं से पेनिट्रेट या वो सर्जरी करके नहीं होता, ये बाहर बाहर से ही, जैसे एमआरआई वगैरह एक्सरे होते हैं उस तरीके से ही एक टेस्ट है जो कि आसानी से सर्वाइकल कैंसर के पता लगाने के काम में आता है। तो डीएनए प्लॉइडी टेस्ट है। और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर देखी, फिर से न्यूज़ में आ रहा है, जो वियतनाम का टाइफून यागी था, जो हमने फर्स्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि टाइफून यागी अभी वियतनाम में है। तो आपको ध्यान रखना वियतनाम में कौन सी टाइफून यागी, इसके कारण काफ़ी डेथ हो चुका है। ये फ्लैश फ्लड तेज़ी से आने वाला बाढ़ के रूप में साबित हुआ है। आगे देखते हैं हम, व्हाट द डिसोल्यूशन ऑफ SCOS। जो SCOS है इसकी तो सबसे पहले फॉर्म देख लीजिए आप कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये 14 मेंबर की थी और प्रणब सेन इसको हेड कर रहे थे इस कमेटी को, लेकिन इसको अभी डिजोल्व कर दिया गया है। इसको डिजोल्व क्यों किया गया है, इसी का सार है यहाँ पर जो कि हमारे काम का है। इसको डिजोल्व इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा था दूसरी कमेटी से, और दूसरी कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल सैंपल सर्वे। आप देख सकते हैं ड्यू टू ओवरलैप। तो ये जो इसको किसने डिजोल्व किया है, MOSPI, जो मैंने अभी आपको मिनिस्ट्री बताई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज डिजोल्व द 14 मेंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो ये कमेटी थी SCOS, इसका भी कार्य वही था लगभग कि जो भी सर्वेक्षण है उसमें सैंपल कैसे इकट्ठा करना है, किस तरीके की प्रणाली का डाटा का कैसे प्रयोग करना है, मेथड क्या होगा, टैबुलेशन क्या करना है, ये सारी चीज़ें इनकी एडवाइस आती थी किसी भी सर्वेक्षण से। तो SCOS एडवाइज मेथोडोलॉजी, टैबुलेशन प्लान्स, एड्रेस इशू रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल, जो भी सांख्यिकी से संबंधित सर्वेक्षण होते थे उसके डाटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना इस कमेटी का काम था, जो कि ये काम पहले से नेशनल सैंपल सर्वे की स्टीयरिंग कमेटी भी कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर ये ओवरलैप हुआ। तो जो अब इसके कई मेंबर अभी भी नेशनल सैंपल सर्वे स्टीयरिंग कमेटी है उसमें है, तो वहाँ पर ये दिखा गया 17 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी इंक्लूडिंग 4 फॉर्मर SCOS मेंबर विल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट विद मोर ऑफिशियल मेंबर। यहाँ बताया जा रहा है कि जो SCOS में थे उसमें गैर अधिकारी लोग भी हो सकते थे, लेकिन जो यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी है इसमें ज़्यादातर सरकार के ही लोग हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, व्हाट रोल डज CSTT प्ले इन स्टैंडर्डाइजिंग टेक्निकल टर्म्स। CSTT की फुल फॉर्म हम सबसे पहले देखते हैं। जो दोस्तों CSTT है वो एक प्रकार से हमारा जो कह सकते हैं कि
कमीशन है, एक आयोग है जो कि साइंटिफिक और टेक्निकली टर्मिनोलॉजी जो शब्द होते हैं उनको तैयार करती है, मतलब एक शब्दकोश बनाती है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम के लिए आती है। तो इसका एआईसीटी ने इसका पहले ही गठन कर दिया। खैर सीएसटीटी तो काफ़ी पुराना हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। CSTT established on October 1st, 1961, focusing on preparing standardized scientific and technical टर्मिनोलॉजी इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब भारतीय क्षेत्र में। और आपको पता भी इंजीनियरिंग और साइंस के बहुत सारे विषयों को हिंदी मतलब भारतीय लोकल भाषाओं में, जिसमें कि 12 भाषाओं को अभी चयनित किया गया है, आप देख सकते हैं इन 12 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें भारतीय जो अनुसूचित भाषा है उसमें 12 में ट्रांसलेट करने की लिए ये काम कर रही है CSTT। तो इसका तो जो फुल फॉर्म है यही है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है, आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट में शब्द के नाम से दिख रहा है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि जो शब्द ग्लोसरी होती है, शब्दकोश होता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म और CSTT तैयार कर रही है, हमारी मेन बॉडी है शब्दकोश के निर्माण के लिए। नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए रेलिवेंट हो तो जरूर हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। डोवाल मीट्स पुतिन, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी डोवाल गए हुए हैं। अजीत डोवाल जो हमारे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो अभी रशिया विजिट पर हैं। वहाँ पे उन्होंने चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उनसे भी मुलाकात करी है। तो हमारे काम का यहाँ पर इस न्यूज को महत्वपूर्ण हो जाता है कि अक्टूबर में जो है ब्रिक्स समिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होने वाला है, और ये कहाँ पर होने वाला है? कजान क्षेत्र में होने वाला है। कजान क्षेत्र रशिया में पड़ता है और ये अक्टूबर में होगा, 22 से 24 अक्टूबर को, मतलब नेक्स्ट मंथ होने वाला है। और मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो ब्रिक्स समिट के लिए रशिया जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज की ओर देखते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू 4.8%, मतलब जो औद्योगिक उत्पादन है उसका जो आउटपुट हुआ है वो जुलाई माह में 4.8% है। इतना डाटा इम्पोर्टेंट नहीं, बस नॉलेज के लिए है दोस्तों। यहाँ पे कीव बताया गया, कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। आपको पता है रसिया और यूक्रेन के बीच अभी वॉर चल रहा है, तो हो सकता है कि मैचिंग में पूछ लिया जाए कीव। तो आपको ध्यान रखना यूक्रेन, कीव, कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल सिटी है। और साथ में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन है अभी? एंटोनियो ब्लिंकन। तो आप ये भी ध्यान रखिए, छोटे छोटे न्यूज है, काम आते रहते हैं। एक और चीज़ है जो मवासी कैंप है, डिस्प्लेसमेंट कैंप, वो भी न्यूज में बना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कैंप है ये मवासी, कहाँ पर है ये? खान यूनिस शहर, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। खान यूनिस शहर गाजा पट्टी में पड़ता है, फिलिस्तीन रीजन में। जो वेस्ट एशिया में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य भी वॉर चल रहा है। फिलिस्तीन में एक मिलिटेंट ग्रुप हमास है, उसके साथ इजराइल अभी संघर्षरत है। तो खान यूनिस में मवासी क्षेत्र में WHO के रिपोर्ट ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजरी और डेथ वगैरह हुई है, तो इसलिए न्यूज मैप का जो लोकेशन है वो न्यूज में आता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जो UK के PM हैं उनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अभी अभी नियुक्त हुए थे। UK प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने जो नेशनल हेल्थ सर्विस पर जो वहाँ प्रोग्राम चल रहा है उसमें उन्होंने बात की कि या तो रिफॉर्म करो या मरो। तो रिफॉर्म और डाई, अगर ऐसा करके PCS वगैरह में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये NHS UK से संबंधित रिफॉर्म या डाई, सुधार करो या डाई। क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्किंग पीपल के पास इतना समय नहीं होता है कि वो, या इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो इस सेक्टर हेल्थ पर अपना इतना खर्च कर पाए। तो उन्होंने इसके लिए एक जो स्कीम लाने का प्रयास कर रहे हैं उस संदर्भ में इन्होंने ये बात कही है। और आपको ये बता दें कि पेरू के जो पूर्व राष्ट्रपति थे एल्बर्टो फुजीमोरी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो जो पर्सनैलिटी न्यूज़ होते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पेरू के प्रेसिडेंट थे ये एल्बर्टो फुजीमोरी, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वर्तमान के नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पर पेरू किस कॉन्टिनेंट में है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि लोकेशन जो कंट्री की है वो आपको पता होनी चाहिए, आप मैप में देख भी सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, स्पेनिश पीएम का भी नाम हम नोट कर लेंगे। स्पेनिश पीएम जो है, स्पेन के जो प्रधानमंत्री है, उनका नाम है पेड्रो सैंचेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज। तो कभी कभी मैचिंग में पूछ देता है, तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड न्यूज़ भी होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडियन मैन कीप स्लेट क्लीन वुमेन बीट्स। इसमें आपको बता दें कि आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चेस ओलंपियाड है वो कहाँ हो रहा है, बुडापेस्ट में हो रहा है। देख सकते हैं आप, चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, हंगरी की कैपिटल है। हंगरी किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और हमारे देश के खिलाड़ी हैं डी गुकेश, तो आप उनको भी ध्यान रखेंगे कि चेस से रिलेटेड है, तो कभी प्लेयर का स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ से खबर भी आ जाती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये लास्ट न्यूज़ है शायद। आपको पता होगा कि जो पैरालंपिक्स पेरिस में हुए थे उसमें भारतीय दल गया हुआ था, तो उसमें यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पेरिस में भारतीय दल जीत कर आया हुआ 29 मेडल से, मतलब कि टोक्यो से 10 मेडल एक्स्ट्रा है, यानी 19 मेडल्स टोक्यो में हम जीते थे, और जबकि यहाँ पेरिस में हम जीते हैं 29 मेडल्स, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये हमारे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को भी दिखाता है। पर यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये पैरालंपिक्स है, ना कि ओलंपिक्स है। पैरालंपिक्स जिसमें डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं किसी टाइप से, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए इसमें बैठे हुए। तो दोस्तों ये न्यूज़ बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।